अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 और चैप्टर 8 की एक ही एक्सरसाइज है। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, मतलब हमें जो ये समथिंग लाइक एमसीक्यूज और हमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको टिक करना है या सर्कल करना है। लेकिन इन एमसीक्यूज लाइक क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है, तभी हम ये सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम वो देख लेते हैं। ये देखो बेटा, सबसे पहले वाला जो टॉपिक आता है वो है इंडक्शन। इंडक्शन क्या होती है, इंडक्शन का क्या मतलब है? इंडक्शन का मतलब आप ये याद रखो कि बॉटम टू टॉप जाना है। बॉटम टू टॉप मतलब ये इंडक्शन ऐसा मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि हम लोग पहले बिल्कुल थोड़े से हिस्से को सॉल्व करते हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा के लिए, फिर उससे ज़्यादा के लिए, फिर उससे ज़्यादा के लिए, और फिर एंड पे हम मुकम्मल जो हमारा क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि अगर हम लोग ये देखें, सिंपल वर्ड्स में एग्जाम्पल देखें कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि मंडे वाले दिन सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना। हमने ट्यूसडे को देखा, तब भी हमने यही देखा कि जो सूरज है वो राइजेज इन ईस्ट है। बुध को भी बिल्कुल इसी तरह कि सूरज मशरिक से निकलता है। लेकिन इसी से हम एक जनरल रूल बना लेते हैं कि सूरज जो है वो हमेशा ही मशरिक से निकलेगा। पहले हमने क्या किया, मंडे के लिए देखा, फिर हमने ट्यूसडे के लिए देखा, फिर हमने वेडनेसडे के लिए देखा, और फिर हमने टॉप पे जाके पूरा ओवरऑल हर दिन के लिए बोल दिया कि ये हमेशा मशरिक से ही निकलता है सूरज। तो ये तो सिंपल हमारे रियल लाइफ में एग्जांपल हो गई ना। अब एक और एग्जांपल देखो, उसमें क्या है, ये जो 2 है हम लोग कहेंगे कि 2 जो है इज़ डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 को 2 डिवाइड कर सकता है ना। फिर हम कहते हैं 4 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, कि 4 जो है उसको भी 2 डिवाइड कर देगा। फिर हम लोग ये कहें अगर कि 6 इज़ डिविजिबल बाय 2, कि 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है। तो ये देखो, पहले हमने 1 के लिए किया, फिर हमने 2 टर्म्स के लिए किया, फिर 3 के लिए किया, लास्ट में हम लोग कह सकते हैं जो 2 है ये सारे इवन नंबर्स को डिवाइड करता है, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इवन नंबर्स हैं ना। तो हम एक रूल बना लेंगे कि 2 डिवाइड ऑल द इवन नंबर्स, या हम ये लिख लेंगे कि इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। मतलब हम कुछ स्टेप्स करते हैं 2-3 दफ़ा देखते हैं, उसके बाद हमें कंक्लूजन निकालते हैं। डायरेक्ट कंक्लूजन नहीं निकलता, बल्कि हम लोग स्टेप्स करते हैं, उसके बाद कंक्लूजन निकाल लेते हैं। अब आते हैं डिडक्शन की तरफ। डिडक्शन इस इंडक्शन का ऑपोजिट है। यहाँ पे ऑलरेडी कोई रूल बना हुआ होता है और हम बने हुए रूल में से उठा के अपने काम की चीज़ निकाल लेते हैं। मतलब ये कि ये चलता है टॉप टू बॉटम। टॉप तो ऑलरेडी बना हुआ होता है और बॉटम हम लोग खुद ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि सूरज हमेशा मशरिक से ही निकलेगा, और अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि जुमेरात को कहाँ से निकलेगा, तो हम क्या लिखेंगे कि जैसे कि हमें पता है कि सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है, तो जुमेरात को भी वो मशरिक से ही निकलेगा। तो इसमें हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल रूल जो था वो तो ऑलरेडी बना हुआ था ना कि मशरिक से निकलना है सूरज ने, और थर्सडे के लिए हमने उस रूल को यूज़ कर लिया। ऐसे किया ना, पहले से रूल बना हुआ था, हमने यूज़ कर लिया। इंडक्शन में हम क्या करते हैं, खुद से रूल बनाते हैं। डिडक्शन में बने हुए रूल को यूज़ कर लेते हैं। दूसरा, हम लोग ये क्या कहते हैं कि इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। ये ऑलरेडी एक रूल है ना। और अगर हमें कोई नंबर दिया है, 100 दिया है, 200 दिया है, तो हम कहते हैं कि 200 इज अ इवन नंबर, सो ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, तो 100 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ऐसे ही होगा ना। क्या कह रही हूँ मैं, हमें पता है कि ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। अगर सारे इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2 हैं, देन 100 ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो क्या किया हमने,
ये जो था ना कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ये ऑलरेडी एक रूल बना हुआ था। हमने सिर्फ उसमें से अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसे डिटेक्ट कर लिया है, अपना क्वेश्चन जो 100 से रिलेटेड था उसे निकाल लिया अंदर से। तो अब आपको समझ आ गया होगा इंडक्शन क्या है। हम स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, फिर एक रूल बनाते हैं। डिडक्शन क्या है, ऑलरेडी रूल बना हुआ होता है और हम सिर्फ अपना जो क्वेश्चन है उसको उस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। अगली चीज़ है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है, आपने रियल लाइफ में बहुत जगह स्टेटमेंट का वर्ड सुना होगा। स्टेटमेंट बेसिकली ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसका आंसर या ट्रू आए या फॉल्स आए, कोई दरमियानी चीज़ ना आए। मतलब ये कि देखो हम क्या कह लें कि 2 इज इक्वल्स टू 2 है, तो ये ट्रू है ना, बिल्कुल सच्ची बात है। अगर हम कहें 2 इज इक्वल्स टू 3 है तो ये फॉल्स है। मतलब ऐसी स्टेटमेंट जिसका एक वैलिड आंसर हो, या ट्रू हो या फॉल्स हो, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब कोई दरमियानी कंडीशन नहीं है, या ठीक है या नहीं, यस और नो, दरमियान में कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, वो होती है स्टेटमेंट। आगे आते हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम स्टेटमेंट के ऊपर करते हैं। स्टेटमेंट के ऊपर ऑपरेशन से क्या मुराद है, जिस तरह हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, हम उन पे ऑपरेशन करते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, इसी तरह स्टेटमेंट्स के ऊपर भी ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन का नाम है निगेशन। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि निगेशन का सिंबल होता है कुछ इस तरह करके। निगेशन का मतलब होता है नॉट। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी स्टेटमेंट थी उसका उल्टा अमल निगेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी स्टेटमेंट पी है और उसका नाम क्यू है, पी है, और स्टेटमेंट ये है इट इज़ रेनिंग, तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर हम देखें खिड़की से बाहर, या बारिश हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि बारिश हो भी रही है नहीं भी हो रही है, एक वैलिड आंसर होगा, या ट्रू या फॉल्स। तो ये एक स्टेटमेंट है। अगर मैंने इसकी निगेशन लेनी हो, मैंने इसका ऑपोजिट बताना हो, तो मैं क्या बोलूँगी, निगेशन पी क्या होगी, इट इज़ नॉट रेनिंग। सिर्फ उसका ऑपोजिट बताना है ना। ये होती है निगेशन, कि जो भी हमारी स्टेटमेंट है उसका उल्टा या उसके साथ नॉट लग जाता है। तो बेटा नोट लग जाता है उसके साथ, तो हर ऑपरेशन का एक ट्रूथ टेबल होता है। ठीक है, देखो ट्रूथ टेबल ये कहता है हमें कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट पी है और दूसरी निगेशन पी, उनमें क्या फ़र्क आएगा। अगर तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, हमने कहा इट इज़ रेनिंग, बाइट देखा बारिश हो रही है, तो निगेशन पी क्या आएगा कि बारिश नहीं हो रही, तो निगेशन पी क्या आ जाएगी, फॉल्स। अगर हमारे पास हम ये कहें, पूछा जाएगा बारिश हो रही है कि नहीं, हमारा आंसर हो फॉल्स, कि बारिश नहीं हो रही, तो बारिश नहीं हो रही। अगर हम इसका ऑपोजिट करेंगे तो बारिश हो रही है, ट्रू हो जाएगा ना। तो इस तरह अगर ट्रू है तो निगेशन उसको फॉल्स करेगा, अगर फॉल्स है तो निगेशन उसको ट्रू करेगा। ठीक है, तो ये पहला ऑपरेशन है निगेशन का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशंस देखते हैं इसी तरह स्टेटमेंट्स के ऊपर। बेटा स्टेटमेंट्स के ऊपर दूसरा ऑपरेशन आता है कंजक्शन का। जिस तरह निगेशन का मतलब नो था, कंजक्शन का मतलब होता है एंड, और इसका सिंबल होता है कुछ इस तरह करके। जैसे आप दूसरी काउंटिंग में 8 भी लिखते हैं ना, इस तरह उर्दू काउंटिंग में, इसी तरह ये वाला साइन शो करता है एंड को या कंजक्शन को। इसमें अगर ये जो एंड का ऑपरेशन है, ये इसके लिए हमें कम से कम 2 स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं। निगेशन में क्या था, इट इज़ रेनिंग, तो ये तो एक ही स्टेटमेंट थी ना। लेकिन कंजक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए, या निगेशन के अलावा जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको अप्लाई करने के लिए हमें 2 स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं। तो एक स्टेटमेंट आएगी हमारे पास पी, एक स्टेटमेंट ले लेते हैं हम क्यू। ठीक है, पी स्टेटमेंट हम लोग ये ले लेते हैं कि क्या लें हम, पी स्टेटमेंट आई गो टू ऑफिस। ठीक है, ये पी है, एंड क्यू हम ले लेते हैं इट इज़ रेनिंग, मतलब मैं ऑफिस गई थी या गया था और बारिश हो रही है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट पी है, एक स्टेटमेंट क्यू है। पी एंड क्यू का मतलब क्या है,
पी एंड क्यू अगर मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी पी एंड क्यू, आई गो टू ऑफिस एंड इट इज़ रेनिंग। तो दोनों बातें ही ट्रू हैं, एंड इट इज़ रेनिंग। अगर हम ऑपरेशन एंड अप्लाई करें दो स्टेटमेंट्स के ऊपर, जैसे हमने किया है पी के लिए आई गो टू ऑफिस और क्यू के लिए इट इज़ रेनिंग, तो ओवरऑल जो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू वो कब ट्रू होगी? जब ये दोनों ट्रू होंगी। अगर मैं ऑफिस जाऊंगी और बारिश भी होगी, अगर ये दोनों बातें ट्रू होती हैं ना, तो फिर ही हम कह सकते हैं कि पी एंड क्यू जो है वो ट्रू है। कब ट्रू होगा? जब आई गो टू ऑफिस एंड इट इज़ रेनिंग, दोनों काम हो जाएं, तब हम बोलेंगे कि पी एंड क्यू ट्रू है। देखो अब इसका होता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में आपने देखा होगा कि जब निगेशन पी का हम कर रहे थे ना, तो हमने यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें ली थी, है ना। लेकिन अब देखो हमारे पास कितने स्टेटमेंट्स हैं? दो, पी भी और क्यू भी, दो स्टेटमेंट्स हैं। तो दो दफ़ा ट्रू, दो दफ़ा फॉल्स, फिर क्या है? ट्रू फॉल्स। सिमिलरली अगर तीन स्टेटमेंट्स हमारे पास हो जाती हैं या चार हो जाती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे मूव होंगे आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पी भी हमारे पास ट्रू हो, मतलब मैं ऑफिस भी चली जाऊँ, और एंड, और नहीं कहना, एंड बोलना है, और एंड इट इज़ रेनिंग, और बारिश भी हो जाए, तो क्या आएगा? पी एंड क्यू ओवरऑल ट्रू आएगा। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट देखो क्या है, कि मैं ऑफिस तो जाऊँ लेकिन बारिश ना हो, ऑफिस जाऊँ लेकिन बारिश ना हो, तो क्या ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है? फिर नहीं ना, क्योंकि आई गो टू ऑफिस ये तो चलो ठीक है, लेकिन बारिश नहीं हुई, तो पी एंड क्यू जो है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। आगे देखो, अगर मैं ऑफिस ही ना जाऊँ लेकिन बारिश हो जाए, बात तो ठीक है, मैं ऑफिस नहीं गई, बारिश हो गई, ऑफिस नहीं गई और बारिश हुई है, लेकिन अगर हम इनको कंबाइन करके एक नई स्टेटमेंट बनाई हुई थी, जिसके ट्रू होने के लिए मेरा ऑफिस जाना भी ज़रूरी था, बारिश होना भी ज़रूरी था, तो ऑफिस में नहीं गई लेकिन बारिश हुई है, फिर भी मेरी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि मैं ऑफिस ही नहीं गई, तो ये ओवरऑल क्या होगी? फॉल्स हो गई। आगे देखते हैं, ना तो मैं ऑफिस गई ना ही बारिश हुई, तो पी एंड क्यू ट्रू नहीं हो सकती ना। पी एंड क्यू तो ट्रू तब है कि मैं ऑफिस भी जाऊँ और बारिश भी हो, ना मैं ऑफिस गई हूँ ना बारिश हुई है, तो ओवरऑल पी एंड क्यू क्या हो गई है? फॉल्स, गलत हो गई है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इंडक्शन पढ़ा। इंडक्शन क्या होता है? बॉटम से टॉप पे जाना, एक जनरल रूल बनाना स्टेप बाय स्टेप करने के बाद। डिडक्शन होता है कि जनरल रूल से अपने काम की चीज़ निकाल लेना। निगेशन स्टेटमेंट के ऊपर एक ऑपरेशन है, और कंजक्शन भी स्टेटमेंट्स के ऊपर ही एक ऑपरेशन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तो हो सकता है उसका कुछ हिस्सा हमसे हल हो जाएगा इसके बाद, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग? इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब आपको पता चल गया होगा कि हमने बताना है इन चारों ऑप्शंस में से इंडक्शन जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड ऑप्शन कौन सा है। पहले देखते हैं, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, क्या इसमें हम बार बार कोई काम करते हैं? इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, इसका तो कोई मकसद नहीं बन रहा, कोई वजह नहीं बन रही। स्टेटमेंट इज प्रूवन बाय अ थ्योरम, अगर हमें स्टेटमेंट एक गिवन हो, क्या हम उसे किसी थ्योरम से प्रूव करते हैं या स्टेप बाय स्टेप खुद से चलते हैं? देखो हमें स्टेटमेंट क्या गिवन थी कि ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, हमने उसे कैसे प्रूव किया? क्या हमने कोई थ्योरम यूज़ किया था? नहीं किया था। याद करो, हमने सिर्फ क्या, हमने ना स्टेप बाय स्टेप देखा, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स किए कि 2/2, 4/2, 6/2, फिर हमने कहा कि जी ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। हमने ऑलरेडी कोई थ्योरम, कोई रूल यूज़ नहीं किया था, तो सी तो रॉन्ग है, नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन है बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल, मतलब कोई जनरल सा रूल था, कोई जनरल सा प्रिंसिपल था, उसकी बेस पे हमने इंडक्शन वाला मेथड लगाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं किया था, हमने कोई जनरल रूल अप्लाई नहीं किया, हमने स्टेप बाय स्टेप किया या रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किया। एक दफ़ा डिवाइड करके देखा, 2 दफ़ा देखा, 3 दफ़ा देखा, 4 दफ़ा देखा,
तो इट मीन्स कि जो असल वाला ऑप्शन है वो ये है कि इंडक्टिव रीजनिंग बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। तो दिस इज दी ए इज करेक्ट आंसर। सेकेंडली, विच ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। देखते हैं, जनरल कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड ऑब्जर्वेशन। क्या ऐसे होता है कि हम एक कंक्लूजन निकाल देते हैं छोटी सी ऑब्जर्वेशन करने के बाद? बिल्कुल नहीं। हमने पढ़ा था कि डिडक्शन में क्या करना होता है, कोई एक रूल उठा के अपना काम ख़त्म करना होता है। मतलब कि अपना जो क्वेश्चन था वो किसी ऑलरेडी बने हुए रूल को यूज़ करके सॉल्व करना है। मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन हमने करनी नहीं होती, तो पहला तो आंसर नहीं हो सकता। बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसमें कोई भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं है। हम पहला हाथ ही किसी एक्सपेरिमेंट को, जो पहले से हुआ एक्सपेरिमेंट हो या थ्योरम हो, उसको डालते हैं। बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिल्कुल नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट। क्या हम ऐसा कहते हैं कि हम नतीजा निकाल लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम ए वेल नोन फैक्ट, पहले से किसी फैक्ट की बेस पे? तो देखो, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। हम लोगों को पता था, हमने क्या कहा, एक वेल नोन फैक्ट है कि ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो हमने अपना कंक्लूजन क्या निकाला कि 100 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो इट मीन्स कि डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये पहले दो ऑप्शन। आगे चलते हैं। ये है जिसका थर्ड पार्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। हमने बताना है कि नीचे गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। दिस सेट ऑफ इंटीजर्स इज फाइनाइट। क्या इंटीजर्स का सेट फाइनाइट होता है? इंटीजर्स क्या होते हैं भला? 0 +-1 +-2 चलते जा रहे हैं। क्या ये फाइनाइट है? क्या कहीं जाके ये रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो पहला तो गलत हो गया। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? जिसके 4 साइडें होते हैं, इसमें 4 एंगल होंगे ना। तो क्या 4 एंगल्स का मजमूआ 180 डिग्री होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ट्रायंगल होता ना तो फिर हम मान लेते कि ट्रायंगल के एंगल्स को अगर सम करें तो 180 डिग्री आता है। क्वाड्रिलेटरल के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। सी पार्ट, सी से पहले डी देखो। आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होती हैं? जिनमें एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जिनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं। मतलब अगर यहाँ पे कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए बी बी सी सी ए सारी साइड्स इक्वल होंगी। इनके अंदर जो एंगल होंगे, मतलब एंगल एट ए एंगल एट बी इज इक्वल्स टू एंगल एट सी। इक्विलेटरल के लिए। आइसोसेलेस के लिए क्या होता है कि कोई सी भी 2 साइड सिर्फ इक्वल होती हैं, 2 इक्वल साइड्स। तो इट मीन्स कि ये तो गलत है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इक्विलेटरल नहीं हो सकती, तो ये तो गलत हो गया। आगे चलते हैं। हाँ, स्पेशल केस में हो सकती हैं लेकिन हमेशा नहीं हो सकती। उन्होंने ऑल का वर्ड यूज़ किया है तो ये इसलिए फॉल्स हो गया। 22 और 7 बिलोंग्स टू इररेशनल नंबर्स। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल। कि ये जो है इररेशनल नंबर से, सॉरी डज नॉट बिलोंग है यहाँ पे, डज नॉट बिलोंग्स टू इररेशनल नंबर्स। बिल्कुल, क्योंकि 22/7 जो है रैशनल नंबर से बिलोंग करता है ना। क्योंकि हम लोग इसे बटे में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, इररेशनल से बिलोंग नहीं करता। तो दिस इज द करेक्ट आंसर सी। अब यहाँ पे हमने जो 2 ऑपरेशंस पढ़े थे ना, निगेशन वाला और कंजक्शन वाला, वो यूज होने हैं। विच वन इज निगेशन ऑफ द स्टोव इज बर्निंग। स्टोव जो चूल्हा है वो जल रहा है, इसकी निगेशन बतानी है, इसका उल्टा बताना है। निगेशन क्या होता है? नॉट। कि हम तो इसका क्या आंसर आएगा? द स्टोव इज नॉट बर्निंग, द स्टोव इज डिम। क्या चूल्हा हल्का है? हमारा क्वेश्चन क्या था कि चूल्हा जल रहा है, तो चूल्हा हल्का है, ये तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल नहीं। द स्टोव इज टर्न टू लो हीट, इसका भी यही मतलब है कि उसकी हीट हमने कम कर दी है, तो ऐसा नहीं है। इट इज़ बोथ बर्निंग एंड नॉट बर्निंग, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि चूल्हा एक टाइम पे जले और ना भी जले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये वाला जिसके अंदर हमने नॉट यूज़ किया है। तो ओरिजिनल आंसर इज ए। आगे जो है 5वां, वो है कंजंक्शन। द कंजंक्शन ऑफ कंजंक्शन क्या होता है? एंड ऑपरेशन जो होता है ना स्टेटमेंट के ऊपर, वो
ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज ट्रू। कंजंक्शन कब ट्रू होती है? व्हेन बोथ P एंड Q आर फॉल्स। यहाँ से देखते हैं, ऐसी चीज़ें हम ट्रूथ टेबल से देखते हैं। हमारी ये कंजंक्शन जो है कब ट्रू होती है? जब P और Q दोनों ट्रू हों, सिर्फ तब ट्रू होती है, वैसे हमेशा वो फॉल्स ही होती है। तो बोथ P एंड Q इज़ फॉल्स, तो हमारी कंजंक्शन क्या आएगी फिर? जाहिर सी बात है फॉल्स आएगी। बोथ P एंड Q आर ट्रू, तो इसका मतलब है कि ये सही आंसर है। सी कहते हैं कि अगर ओनली Q इज़ ट्रू, सिर्फ Q वाला ट्रू हो, फिर भी कंजंक्शन फॉल्स है, और अगर सिर्फ P वाला ट्रू हो, फिर भी कंजंक्शन फॉल है। कंजंक्शन ट्रू सिर्फ तब होगी जब दोनों स्टेटमेंट्स P एंड Q ट्रू हो जाएं, जब मैं ऑफिस भी जाऊं और जब बारिश भी हो। ठीक है, तो यहाँ तक ना क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ना हम नेक्स्ट जो 5 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।